हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे आज की माइक्रोबायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की, अर्थात जीवाणुओं में कायिक जनन की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवाणु जो है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो ऐसे में जीवाणु कोशिका के अंदर हमें देखने को मिलती हैं विधियाँ कायिक जनन की, साथ ही साथ अलैंगिक जनन की, और कुछ कह सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जीवाणुओं में कायिक प्रजनन की या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो शरीर की किसी कोशिकाओं के एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें कायिक कोशिका ही भाग लेती हैं। तो इस रिप्रोडक्शन के अगर हम तरीके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली विधि जीवाणुओं में पाई जाती है वो है द्विविखंडन की, या जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। द्विविखंडन, जैसा कि आपको इसके नाम से ही अर्थ समझ में आ रहा है, द्विविखंडन का मतलब हो रहा है कि दो भागों में विखंडित हो जाना। तो ऐसे में द्विविखंडन के अंदर जो जीवाणु की कोशिका होती है वो एक कोशिका जो होगी वो दो जीवाणु कोशिका में डिवाइड हो जाती है। यह प्रक्रिया मुख्यतः जो दंडाकार, सर्पिलाकार, इसके अलावा गोलाकार जो जीवाणु हैं उनमें पाई जाती है। दंडाकार जीवाणु जो होंगे जिनकी शेप का आपको पता ही है कि इस तरीके की होती है, जिन रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं, इसके अलावा सर्पिलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस शेप के होते हैं। तो इन बैक्टीरिया के अंदर जो हम कह सकते हैं कि समकोण पर डिवाइडेशन होता है, समकोण पर डिवाइड होकर के दो कोशिकाएं बनती हैं। और जो गोलाकार जीवाणु होते हैं, राउंड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम आमतौर पर कोकाई या कोकस कहते हैं, तो उनमें जो है किसी भी अक्ष पर कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। द्विविखंडन की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। इन 3 स्टेप के द्वारा एक जीवाणु कोशिका जो है वो दो भागों में विखंडित हो जाती है। यहाँ पर हम इनकी चर्चा संक्षिप्त में कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम बात करते हैं, ये कोई जीवाणु कोशिका है। तो इस जीवाणु कोशिका में जो है हम सभी जानते हैं कि बाहर जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है और अंदर जो है वो कोशिका झिल्ली होती है, और इस तरीके से मीजोसोम होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो जो है जो हमारा द्विविखंडन में पहला स्टेप होगा वो होगा डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अर्थात जो आनुवांशिक पदार्थ है उसका विभाजित होना, या आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन जो है होना। इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जीवाणु कोशिका के अंदर इस तरीके से, ये जो है सेमी कंजर्वेटिव या अर्धसंरक्षी प्रक्रिया के द्वारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अर्धसंरक्षी हम सभी जानते हैं कि इसमें एक जो डीएनए की लड़ी होती है वो पुरानी होती है और एक नई संश्लेषित होती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो अर्धसंरक्षी प्रक्रिया कहलाती है। हालांकि जीवाणु में जो मत है वो कैर्न के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको कैर्न का प्रारूप भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये जीवाणु कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल है वो धीरे धीरे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, अर्थात इस तरीके से इसके दो भाग बन जाते हैं। उसके पश्चात आएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम या विभाजिका का निर्माण। कोशिका की जो झिल्ली है जीवाणु की वो इस तरीके से विभाजिका का निर्माण करती है, और ये जो विभाजन शुरू होगा वो सबसे पहले परिधि से शुरू होगा और धीरे धीरे ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर की ओर बढ़ता चला जाएगा, केंद्र की ओर। मीजोसोम जो है इस कार्य में मदद करते हैं। हालांकि मीजोसोम भी जो है एक से धीरे धीरे दो हो जाते हैं, और भी जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य है वो भी इन दोनों विभाजिकाओं में लगभग बराबर मात्रा में चला जाता है। और जेनेटिक मटेरियल जिसकी रेप्लिकेशन हो चुका है, आपको अभी बताया कि डीएनए की जो है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, और रेप्लिकेशन होने से डीएनए की 1 से 2 प्रतिलिपियाँ बन जाती हैं, और ये दोनों प्रतिलिपियाँ जो हैं, जो दोनों विभाजित होने वाले भाग हैं, जो डॉटर सेल बननी हैं, उनमें पहुँच जाएंगी। तो इस तरीके से अब ये जो विभाजिका है वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, और बाकी के जो मटेरियल हैं वो भी समय के साथ में इन दोनों में चले जाएंगे, और इस तरीके से ये एक समय पश्चात
जो है 2 जीवाणु कोशिकाएं हमें देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से जो है ये 2 जीवाणु कोशिकाएं द्विविखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती हैं। ये इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये इनका मीजोसोम है। ये जो प्रक्रिया है द्विविखंडन की, ये आमतौर पर अनुकूल जब परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो ताप के अनुकूल परिस्थितियां या फिर हम कहें कि पोषण की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियां या अन्य आर्द्रता के अनुकूल परिस्थितियां, इन अनुकूल परिस्थितियों में यह प्रक्रिया संपन्न होती है और इसमें तेजी से जीवाणुओं की संख्या जो है वृद्धि होती है। और अगर हम देखें तो लगभग कुछ जो जीवाणु स्पीसीज में 20 से 25 मिनट का समय लगता है डिवाइड होने में। तो ऐसे में इनकी संख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, कुछ ही घंटों में इनकी संख्या चूँकि दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। हालांकि अन्य कारक जो हैं इस चीज़ को नियंत्रित करते हैं, चाहे वो तापमान है, आर्द्रता है या फिर खुद कोशिका के द्वारा स्रावित कुछ पदार्थ है, वो भी इस चीज़ को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा जो है पोषण भी इसको प्रभावित करता है। तो हालांकि जितनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पाती, क्योंकि वातावरणीय कारक और साथ ही साथ कुछ जैविक कारक इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा ये जीवाणु कोशिका जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। द्विविखंडन जो कि एक बहुत ही प्रमुख विधि है और अनुकूल परिस्थितियों में ये हमें देखने को मिलती है, जिसमें आपको बताया कि 3 स्टेप होते हैं। डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए उसका विभाजन होना, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम, सेप्टम का निर्माण होना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है सेप्टम है जो कि 2 भागों में डिवाइड करेगा कोशिका को। और तीसरा है सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, अर्थात पुत्री कोशिकाओं का पृथक होना। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो पृथक हो चुकी है। इस जब सेप्टम जो है अंदर तक चला जाएगा तो ये दोनों ही जो है कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और पूरा जो मटेरियल है, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो मीजोसोम हो, चाहे वो अन्य पदार्थ हो, वो सभी इन दोनों कोशिकाओं में बराबर मात्रा में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया जो है द्विविखंडन की संपन्न होती है जीवाणु में। नेक्स्ट है आपका मुकुलन या बडिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं मुकुलन जो है चाहे जीवाणुओं में, कवकों में, अन्य जो साइनोबैक्टीरिया में एक प्रमुख विधि होती है कायिक जनन करने की। और मुकुलन की प्रक्रिया में होता क्या है कि जो कोई जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका में जो कोशिका भित्ति है बाहर की, वो बहुत पतली हो जाती है एक स्थान पर और पतली हो जाएगी। तो ऐसे में जीवाणु की कोशिका जो झिल्ली है, उस कोशिका झिल्ली से एक आउट ग्रोथ निकलती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक आउट ग्रोथ निकलती है, जिसको हम बड़ कहते हैं या कलिका कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये बड़ या मुकुल या कलिका जो है धीरे धीरे आकार में वृद्धि करती है। अब समय गुजरने पर इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल की एक प्रतिलिपि पहुंच जाएगी इस तरीके से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसकी पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन होती है और इससे एक से जो है 2 प्रतिलिपियाँ डीएनए की तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे में जो एक प्रति है वो इस बड़ में पहुंच जाएगी। धीरे धीरे जो और भी प्रोटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य जो है वो भी इसमें पहुंच जाएगा। अन्य जो पदार्थ है मीजोसोम या इस तरीके से इनका भी संश्लेषण इसमें हो जाता है। और धीरे धीरे जब समय के साथ में ये जो बड़ है इसका आकार उचित हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी, तो ये जो है इस मात्र कोशिका से पृथक हो जाएगी और नई जीवाणु कोशिका को जन्म देती है। तो ये प्रक्रिया भी जो है जीवाणुओं में देखने को मिलती है हमें, बडिंग या मुकुलन। नेक्स्ट है पुटी निर्माण या सिस्ट फॉर्मेशन। इस प्रक्रिया में विशेषकर जैसे अगर हम बात करें तो कई जो जीवाणु स्पीसीज है जैसे कि एजेटोबैक्टर वगैरह, इनमें जो है पुटी निर्माण द्वारा होता है कायिक जनन। इनमें जो जीवद्रव्य होता है वो सिकुड़ करके एक गोल कठोर संरचना बना लेता है, जिसको हम पुटी या सिस्ट कहते हैं। और यह जो पुटी या सिस्ट होती है वो लगभग एंडोस्पोर जैसी ही एक कह सकते हैं कि मजबूत संरचना होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम संरचना होती है। और बाद में जब अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं तो ये पुटी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि नई जीवाणु कोशिका को जन्म देती है। और ये सिस्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से
ये जो प्रतिकूल समय है उसको निकालने की विधि है। अगला है खंडी भवन या सेगमेंटेशन या गोनोडिया फॉर्मेशन। तो गोनोडिया फॉर्मेशन या खंडी भवन में क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका के अंदर इसका जो जीव द्रव है वो इस तरीके से छोटे छोटे खंडों में जो है टूट जाता है या छोटी छोटी संरचनाएं बना लेता है। इन छोटी संरचनाओं को हम कहते हैं गोनोडिया। और ये गोनोडिया भी जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और बाद में ये गोनोडिया जो है जीवाणु कोशिका जब फटेगी तो बाहर आ जाएंगे और एक तरीके से कह सकते हैं कि नई जीवाणु कोशिकाओं को जन्म देते हैं। तो ये भी जो है एक विधि है कायिक जनन की जीवाणु में, इसको हम खंडी भवन भी कहते हैं, सेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं, खंड बन जाते हैं जीवाणु कोशिकाओं के। और ये खंड जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको खंड भी कह लेते हैं, हम गोनोडिया भी कह लेते हैं। तो ये जो खंड हैं बाद में नई जीवाणु कोशिका को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इन 4 विधियों की चर्चा की, जो कि कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधियाँ हैं जीवाणुओं में। इसके अतिरिक्त जीवाणु में लैंगिक जनन भी होता है और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल कह सकते हैं कि लैंगिक पुनर्योजन के लिए भी कई विधियां पाई जाती हैं, जिनकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर जो है केवल हमने चर्चा की है जीवाणु में कायिक जनन की। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।